के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल रीतिकाल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम रीतिकाल की परिभाषा, इसके अन्य नाम, राजनीति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, इसका वर्गीकरण और प्रमुख कवियों को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम रीतिकाल की परिभाषा देखते हैं। तो रीतिकाल की परिभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें काव्य रचना, रीति, रस, अलंकार, नायिका भेद तथा विशेष रूप से श्रृंगार वर्णन पर आधारित रही, रीतिकाल कहलाता है। तो दोस्तों, रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह दौर था जहाँ कवियों ने काव्यशास्त्र के नियमों जैसे रस, अलंकार और नायिका भेद को आधार बनाकर कविताएं लिखी। इसमें रीति शब्द का सबसे अधिक सीधा अर्थ होता है, मतलब कि रीति शब्द का अब अर्थ देखते हैं क्या होता है। काव्य रचना की पद्धति या नियम। इस काल में कवियों ने काव्यशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए रस, अलंकार, नायिका भेद और विशेष रूप से श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसीलिए इस युग को रीतिकाल कहा जाता है। तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई है, परिभाषा आपको दे दी गई है, रीति शब्द का अर्थ भी आपको बता दिया गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी समय सीमा को देखते हैं, यानी कि रीतिकाल की समय सीमा कब थी। अब बात करते हैं इसके समय के बारे में। तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी कि इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। अब इसके नामकरण की बात करें तो इस काल में रीति ग्रंथों की रचना, रस, अलंकार एवं नायिका भेद का अधिक वर्णन हुआ। इस कारण इस युग का नाम रीतिकाल रखा गया। इस पूरे कालखंड का नाम ही रीतिकाल रख दिया गया था, क्योंकि इसमें रीति ग्रंथ और बहुलता और रसों अलंकारों के अत्यधिक ही प्रयोग किया गया था। रीतिकाल के अन्य नाम। अब रीतिकाल के अन्य नाम क्या थे वो देखते हैं हम। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अलग अलग नाम भी दिए थे, जैसे कि इसमें आपको 3 नाम दिख रहे हैं: श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल। अब श्रृंगार काल जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा? इसमें जो है कवियों ने क्या किया था, श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ही अधिक कर दी थी, इसी वजह से इसका नाम श्रृंगार काल पड़ा। अलंकारों के उपयोग के कारण अलंकृत काल रखा गया, क्योंकि इसमें जो है अलंकार का बहुत ही अधिक उपयोग भी किया गया था। और कला, काव्य कला की सुंदरता के कारण इसे कलाकाल भी कहा जाता है। तो इसमें काव्य की कला भी दिखाई गई थी कि किस किस प्रकार से है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी? अब हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो इसमें राजनीतिक परिस्थितियां भी थी, सामाजिक परिस्थितियां भी थी, धार्मिक परिस्थितियां भी थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां भी थी। इसमें सारी परिस्थितियों के बारे में ही बताया गया। उस समय ये सारी परिस्थितियां ही बहुत चल रही थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी? तो इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे तो इसमें अगर राजनीतिक माहौल देखें तो इस दौर में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था और साथ ही में इसमें छोटे छोटे राज्य भी बन रहे थे। राजा अपने दरबार में कवियों को आश्रय दे रहे थे, कवियों को अपने दरबार में रख रहे थे, जिससे दरबारी संस्कृति का विकास में बढ़ोतरी हुई थी। और सामाजिक पृष्ठभूमि देखें तो सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज में विलासिता की भावना, यानी कि भोग विलास हुआ और ऐशो आराम भी बढ़ता गया। उच्च वर्ग का ऐशपूर्ण जीवन, यानी कि ऐशो आराम भी बढ़ता गया था। कवि राजाओं को खुश करने के लिए स्त्री सौंदर्य और श्रृंगार पर ही लिखते रहे, जिससे आम जनता की समस्याओं की उपेक्षा हुई। अब धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से इस काल में सच्ची भक्ति कम हो गई थी
और बाहरी दिखावे या अंडवार बढ़ गया था। लोग ने नैतिक मूल्यों में गिरावट कर दी थी। धार्मिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो गया था और धर्म के प्रति जो स्नेह था वो काफी कम हो गया था। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखेंगे, सांस्कृतिक रूप से यह काल काफी प्रसिद्ध रहा। दरबारों में संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य कला का खूब विकास हुआ और सौंदर्य को सर्वोच्च स्थान मिला, यानी कि कला और सौंदर्य को अलग ही महत्व दिया गया था। प्रमुख विशेषताओं के बारे में अब हम देखें तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की प्रधानता ही दी गई थी। अलंकारों का अधिक उपयोग हुआ, अलंकार का चमत्कार हुआ, ब्रज भाषा का मधुर प्रयोग और मुक्तक शैली की प्रधानता देखने को मिली हमें। इसमें ब्रज भाषा का भी था, मुक्तक काव्य भी देखा गया है। रीतिकाल का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो अध्ययन की सुविधाओं के लिए रीति काल के काव्य को 3 भागों में बांटा गया था। इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और तीसरा रीति मुक्त काव्य था। ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका रीतिबद्ध काव्य। तो जिस काव्य की रचना काव्य शास्त्र के नियमों, रस, अलंकार एवं रीति के अनुसार की गई हो उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। वे कवि जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों, लक्षण ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं, का कड़ाई से पालन किया वे रीतिबद्ध कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नियम के तहत काम किया था, उसके विरुद्ध नहीं गए थे। अब इसके प्रमुख कवि थे जैसे कि केशवदास, चिंतामणि और देव, ये तीनों ही इसके प्रमुख कवि थे। अब बात करते हैं रीति सिद्ध काव्य की। तो जिस काव्य में रीति के नियमों का पालन तो किया गया हो परंतु भाव की स्वाभाविकता भी बनी रहे उसे रीति सिद्ध काव्य कहा गया है। जैसे कि वे कवि जिन्होंने अलग से कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे लेकिन उनकी रचनाओं में रीति के नियमों की पूरी छाप थी और साथ ही में भाव की स्वाभाविकता थी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो है हमारे कवि बिहारी जी। और रीति मुक्त काव्य, तो इसकी परिभाषा, जिस काव्य में कवि ने रीति के बंधनों से मुक्त होकर स्वाभाविक भाव की अभिव्यक्ति की हो उसे रीति मुक्त काव्य कहते हैं। जैसे कि इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्रीय नियमों या बंधनों को तोड़कर अपने हृदय की स्वच्छंदता और स्वाभाविक भाव को व्यक्त किया था। इसमें स्वतंत्र रूप से उन्होंने किया था। अब इसमें जो कवि हैं घनानंद ठाकुर आलम मुख्य कवि थे। परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे केशव की रसिक प्रिया, बिहारी की बिहारी सतसई, देव की भावविलास और भूषण की शिवराज भूषण और घनानंद की सुजान हित, ये सारी इनकी प्रमुख कवि की इनकी रचनाएं थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। रीतिबद्ध, संक्षेप में यदि रखने के लिए रीतिबद्ध का मतलब रीति नियम प्रधान, यानी कि रीतिबद्ध जो था वो नियम का प्रधान था। अब रीति सिद्ध का मतलब नियम और भाव का संगम, इसमें नियम और भाव दोनों का ही संगम हुआ था। रीति मुक्त का मतलब है स्वाभाविक भाव को प्रधान, स्वाभाविक भाव प्रधान। साहित्य महत्वपूर्ण। अब अंत में देखते हैं रीतिकाल का हिंदी साहित्य में योगदान अतुलनीय है। इसमें ब्रज भाषा को निखारा, जैसे कि काव्य कला का विकास हुआ, ब्रज भाषा का उत्कर्ष, यानी कि ब्रज भाषा को निखारा था। काव्य कला को ऊंचाई दी गई थी। रस एवं अलंकारों का विकास हुआ था इसी में ही। मुक्तक काव्य की समृद्धि, हिंदी साहित्य को अनेक श्रेष्ठ कवि प्राप्त हुए थे। अब इसी में बिहारी, हिंदी को बिहारी, घनानंद भूषण जैसे
अमर कवि दिए गए थे। इसी के साथ में हम इसकी सीमाएं भी देखते हैं, उपलब्धियां देखते हैं। पहले उपलब्धियों में काव्य शास्त्र का विकास, भाषा का परिष्कार, श्रृंगार रस का उत्कृष्ट चित्रण, अलंकारों का प्रभावी योग्य प्रयोग, साहित्य को कलात्मक ऊंचाई। रीतिकाल की सीमाएं, अब इसकी कुछ सीमाएं भी थी। हर काल की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं या कमियां भी होती हैं। वैसे ही रीतिकाल की भी कुछ सीमाएं थी। इस दौर में कवियों ने श्रृंगार रस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण आम जनजीवन और सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा हुई। चूंकि कवि राजों के दरबार में रहते थे, इसलिए उन पर दरबारी प्रभाव बहुत अधिक था। जैसे श्रृंगार रस पर अत्यधिक बल, जनजीवन की उपेक्षा, सामाजिक समस्याओं का कम चित्रण, दरबारी प्रभाव। अब लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य कला, रस, अलंकार और श्रृंगार का सर्वाधिक विकास हुआ। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी हिंदी साहित्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि निष्कर्ष के रूप में देखें तो रीति काल हिंदी साहित्य का वह समृद्ध दौर है जिसने काव्य कला, रस, अलंकारों की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भले ही इसमें कुछ सीमाएं थी, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य के निखार में इसका योगदान बेहद खास और अमर है। अब इसी के हम प्रश्न को देखते हैं। परीक्षा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले अब बताते हैं हम आपको इसके प्रश्न में क्या क्या है। इसके 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर रीतिकाल की परिभाषा, इसकी समय सीमा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त का अंतर और केशव दास या बिहारी जैसे प्रमुख कवियों के परिचय का सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बता देते हैं। रीतिकाल का परिचय एवं समय सीमा लिखिए। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। रीतिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। रीतिकाल का साहित्य महत्व लिखिए। रीतिकाल की उपलब्धियां एवं सीमाओं का पर प्रकाश डालिए। केशव दास का साहित्यिक परिचय दीजिए। बिहारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन कीजिए। भूषण अथवा घनानंद का साहित्य योगदान दीजिए। इसमें भूषण और घनानंद में से दोनों में से कोई